अर्थशास्त्र इस बारे में नहीं है कि चीजें कैसी हैं, ये इस बारे में है कि हम चीजों को कैसा बनाना चाहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा भी कुछ ऐसी ही है। अखबारों की हेडलाइंस चीख रही हैं, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, रुपया $1 के मुकाबले 90 के पार चला गया है। जी, हर तरफ यही माहौल है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई खतरे की घंटी बज गई हो। लेकिन क्या रुपया वाकई हमारी कहानी का विलन है, या फिर ये कहानी कुछ और ही है? आज हम इसी केस की तहकीकात करेंगे। हमारे पास द हिंदू में प्रकाशित विशेषज्ञों की एक विस्तृत बातचीत है और हमारा मिशन है कि इस राजनीतिक शोर से परे जाकर इसके असली अर्थशास्त्र को समझें। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस एक जागरूक नागरिक बनना चाहते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि असली मुजरिम कौन है, हमारी अर्थव्यवस्था की कोई अंदरूनी कमजोरी या फिर दुनिया के बदलते हालात। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है? रुपया इतना गिर क्यों रहा है? ये सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। अच्छा। और यही इसे दिलचस्प बनाता है। देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ हो रही हैं। ठीक है। इस विश्लेषण में जानकार इसे दो हिस्सों में देखते हैं। एक तो हैं ठोस आर्थिक कारण, जिन्हें हम फंडामेंटल्स कहते हैं। फंडामेंटल्स, ओके। और दूसरे हैं बाजार की भावनाएं, यानी सेंटीमेंट। ठीक है, तो पहले इन ठोस कारणों को समझते हैं। इनमें सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा कारण है हमारा व्यापार घाटा, मतलब ट्रेड डेफिसिट। इससे आसान भाषा में समझाएंगे। बिल्कुल, इसे घर के बजट की तरह समझिए। मान लीजिए हम बाहर से सामान खरीदने पर, यानी आयात पर, महीने के 100 रुपए खर्च कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अपना सामान बेचकर, यानी निर्यात से, सिर्फ 80 रुपए कमा रहे हैं। तो 20 रुपए का घाटा हो गया। हाँ, तो हमें हर महीने 20 रुपए का घाटा हो रहा है। अब ये 20 रुपए चुकाने के लिए हमें डॉलर चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो डॉलर में होता है ना। सही बात है। तो जब बाजार में हर कोई डॉलर खरीदने लगता है, तो उसकी मांग बढ़ जाती है और हमारे रुपए की कीमत उसके मुकाबले कम हो जाती है। ठीक यही बड़े पैमाने पर देश के साथ हो रहा है। समझ गई। मतलब हम डॉलर खर्च ज्यादा कर रहे हैं और कमा कम रहे हैं। और क्या कारण है? मैंने विदेशी निवेशकों के बारे में भी काफी पढ़ा है कि वो भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये दूसरा बड़ा और शायद इस वक्त का सबसे जरूरी कारण है। अच्छा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, यानी FPIs, भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन एक मिनट, यहीं पे मुझे कंफ्यूजन होता है। पूछिए। अगर आप कह रहे हैं कि हमारी GDP ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज है, तो फिर ये विदेशी निवेशक बेवकूफ हैं क्या, जो यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं? ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? ये बहुत शानदार सवाल है और यही इस पूरी गुत्थी का केंद्र है। हाँ, क्योंकि ये विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल। देखिए, निवेशक बेवकूफ नहीं है, वो अपना फायदा देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि भारतीय बाजार में कंपनियों के शेयर्स की कीमत, यानी वैल्यूएशन, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, मतलब ओवर वैल्यूड लग रहा है उन्हें। एक तरह से हाँ, उन्हें लगता है कि शायद यहाँ से और ऊपर जाने की गुंजाइश कम है, और दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उन्हें शायद इससे बेहतर और तेजी से रिटर्न मिल सकता है। ओके। तो जब वो अपना पैसा निकालते हैं तो अपने रुपए को डॉलर में बदलते हैं, जिससे फिर से डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए पर दबाव आता है। अच्छा, तो ये एक तरह से मुनाफा वसूली है। और वो सेंटिमेंट वाला क्या मामला है? सेंटिमेंट का मतलब है बाजार की उम्मीदें। हाँ। और इस वक्त बाजार की उम्मीदें थोड़ी डगमगाई हुई हैं, खासकर अमेरिका और भारत के बीच होने वाली एक ट्रेड डील को लेकर। अच्छा, वो जो टैरिफ वाली डील थी? जी, सबको लग रहा था कि दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर जल्द कोई समझौता हो जाएगा, जिससे व्यापार बढ़ेगा। लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही है। और देरी से अनिश्चितता बढ़ती है। बिल्कुल। इस अनिश्चितता के माहौल में निवेशक घबराते हैं और सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं, जो अक्सर डॉलर होता है। और इस पूरे खेल में हमारा रेफरी यानी RBI क्या कर रहा है? लोग तो सोचते हैं कि RBI का काम है रुपए को बचाना, तो फिर RBI इसे 90 के पार जाने क्यों दे रहा है? क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है? ये आम धारणा के बिल्कुल उल्टा लगता है, लेकिन हाँ, एक तरह से RBI जानबूझकर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि ये गिरावट RBI की स्वीकार्य सीमा के अंदर है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, और UPSC के नजरिए से भी, कि RBI की घोषित नीति रुपए को किसी एक लेवल पर, जैसे 85 या 90 पर, हाँ, जैसे 85 या 90 पर बचाने की नहीं है। उनका असली मकसद बाजार में अत्यधिक अस्थिरता, यानी बहुत ज्यादा और बहुत तेज उतार चढ़ाव को रोकना है। अच्छा, तो वो स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, लेवल को नहीं। एकदम से।
वो चाहते हैं कि बदलाव धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से हो, ताकि बाजार में भगदड़ ना मचे। वो बाजार की दिशा नहीं बदलते, बस उसकी रफ्तार को काबू में रखते हैं। ठीक है, तो ये सब बाहरी और सेंटिमेंट वाले कारण लग रहे हैं, लेकिन मीडिया में तो इसे सीधे सीधे देश की इकोनॉमी की सेहत से जोड़ दिया जाता है। हर हेडलाइन चीखती है रुपया लुढ़का, अर्थव्यवस्था संकट में। जी, ये नैरेटिव बहुत चलता है। तो क्या वाकई ये भारत की आर्थिक कमजोरी का संकेत है? बिल्कुल नहीं, और शायद ये इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक है। अच्छा। इस विश्लेषण में दोनों विशेषज्ञ इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि रुपये की मौजूदा गिरावट का अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती से कोई लेना देना नहीं है। इसे अर्थव्यवस्था की कमजोरी का थर्मोमीटर मानना एक बहुत बड़ी गलती होगी। आप इतने यकीन से ये कैसे कह सकते हैं? वो कौन से संकेत हैं जो दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था अंदर से मजबूत है? अगर हम अर्थव्यवस्था के इंजन को खोलकर देखें तो सारे पुर्जे सही काम कर रहे हैं। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ रेट को देखिए। हाँ। इस साल की पहली छमाही में हमारी विकास दर शानदार रही है, जो दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। ये तो अच्छी खबर है। दूसरा, हमारा भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जो देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का हिसाब रखता है, वो भी काफी मजबूत स्थिति में है। जीडीपी तो ठीक है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार का क्या? वो भी तो कम हुआ है। क्या हमारे पास जरूरी सामान आयात करने के लिए पर्याप्त डॉलर्स हैं? ये चिंता जायज है। भंडार में कुछ कमी आई है क्योंकि आरबीआई ने बाजार को संभालने के लिए कुछ डॉलर बेचे हैं। लेकिन स्रोत के अनुसार आरबीआई गवर्नर ने खुद ये साफ किया है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी इतना है कि हम अगले 11 महीनों के आयात का बिल आराम से चुका सकते हैं। 11 महीने, ये तो काफी है। जी, ये एक बहुत ही आरामदायक स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा महंगाई काबू में है, सरकार वित्तीय अनुशासन पर चल रही है और मौद्रिक नीति भी विकास को समर्थन दे रही है। एक मिनट, आपने कहा मौद्रिक नीति विकास को समर्थन दे रही है, जिसे अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। अकोमोडेटिव का सीधा मतलब है कि आरबीआई ने ब्याज दरें कम रखी हैं ताकि लोन सस्ते मिले। बिल्कुल। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो कंपनियों और आम लोगों के लिए बैंक से लोन लेना सस्ता हो जाता है। और फिर वो ज्यादा खर्च करते हैं। हाँ, जब लोन सस्ता होता है तो कंपनियां नया निवेश करती हैं, फैक्ट्री लगाती हैं और लोग घर या गाड़ी जैसी चीजें खरीदते हैं। इस सब से बाजार में पैसा आता है और अर्थव्यवस्था के पहिए को रफ्तार मिलती है। तो मतलब रुपए की गिरावट एक तरह का बुखार है, लेकिन बीमारी की वजह शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहरी मौसम में है। ये क्षणिक है, संरचनात्मक नहीं। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। विशेषज्ञों का यही निष्कर्ष है। यह अर्थव्यवस्था में किसी गहरी संरचनात्मक खराबी का नतीजा नहीं है। यह क्षणिक कारकों से प्रभावित है। अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत मजबूत बने हुए हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था मजबूत है, पर इस गिरावट का असर तो किसी न किसी पर पड़ ही रहा होगा। जी बिल्कुल। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां किसी का फायदा होता है तो किसी का नुकसान। पहले फायदों की बात करते हैं। एक्सपोर्टर्स की तो चांदी हो गई होगी ना? जी, सैद्धांतिक रूप से यह सबसे बड़ा और सीधा फायदा है। जब रुपया सस्ता होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय सामान की कीमत डॉलर में कम हो जाती है। एक उदाहरण से समझाएंगे? मान लीजिए एक भारतीय कालीन 9,000 रुपए का है। जब डॉलर 85 का था तो विदेशी खरीदार को 105 डॉलर से ज्यादा देने पड़ते थे। ठीक है। सामान सस्ता और ज्यादा आकर्षक हो जाता है। अच्छा। विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि हाल की 4-5% की गिरावट अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ के असर को कुछ हद तक बेअसर कर सकती है, जिससे निर्यातकों को थोड़ी राहत मिलेगी। और हमारे आईटी सेक्टर का क्या? उनकी तो लगभग सारी कमाई डॉलर्स में होती है। आपने बिल्कुल सही सोचा। भारत का सेवा क्षेत्र, खासकर आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियां हमारे निर्यात की रीढ़ हैं। हाँ। उनकी कमाई डॉलर में होती है, लेकिन उनके खर्चे जैसे कर्मचारियों की सैलरी वो रुपए में होते हैं। तो जब वो $1 कमाकर भारत लाते हैं तो उन्हें पहले 85 रुपए मिलते थे, अब 90 रुपए मिल रहे हैं। तो सीधा सीधा मुनाफा बढ़ गया। बिल्कुल, इससे उनका मुनाफा सीधा सीधा बढ़ जाता है। इसका एक और दिलचस्प असर हो सकता है। क्या? जब इन कंपनियों की कमाई बढ़ेगी तो हो सकता है वे अपने कर्मचारियों को बेहतर बोनस दें। जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था में खपत को और बल मिलेगा। लेकिन ये तो कहानी का एक ही पहलू हुआ। एक्सपोर्टर्स की इस चांदी के पीछे जरूर किसी की जेब कट रही होगी। हाँ, कह सकते हैं। मेरा मतलब है जो लोग बाहर से सामान मंगाते हैं उनका क्या? जैसे हम सबका अगला फोन या लैपटॉप, वो तो महंगा हो जाएगा। बिल्कुल। सबसे बड़ा नुकसान आयातकों यानी इंपोर्टर्स को होता है। भारत अपनी कई जरूरतों के लिए, खासकर कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स के चिप्स, हाँ, चिप्स तो बहुत जरूरी हैं,
और कई तरह की मशीनरी के लिए आयात पर बहुत निर्भर है। रुपए की गिरावट से आयात महंगा हो जाता है। और फिर कंपनियों की लागत बढ़ जाती है। जी, जिन कंपनियों का कच्चा माल विदेश से आता है उनकी लागत बढ़ जाती है, जिससे उनका मुनाफा कम हो सकता है या फिर उन्हें अपने सामान की कीमत बढ़ानी पड़ सकती है। और जब आयात महंगा होता है तो सीधी सी बात है, महंगाई बढ़ेगी, जिसे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या हमें इसकी टेंशन लेनी चाहिए? हाँ, यह एक जायज चिंता है, लेकिन यहाँ आंकड़े हमें एक अलग कहानी बताते हैं। अच्छा। स्रोत में दिए गए विश्लेषण के अनुसार इसका असर शायद उतना बड़ा नहीं होगा जितना डर लग रहा है। एक गणना के मुताबिक रुपए में 5% की लगातार गिरावट से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई महंगाई में सिर्फ कितना? सिर्फ 0.3 से 0.4% की बढ़ोतरी हो सकती है। बस इतना सा? तो इसका मतलब ये हुआ कि मीडिया में महंगाई को लेकर जो इतना शोर होता है वो असल में रुपए की गिरावट के मामले में ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है। इस विश्लेषण के हिसाब से तो यही लगता है। अभी भारत में महंगाई दर काफी निचले स्तर पर है, इसलिए 0.4% की बढ़ोतरी चिंताजनक नहीं मानी जाएगी। हाँ। असली असर महंगाई से ज्यादा कंपनियों के मुनाफे और सरकार के बजट पर पड़ सकता है। सरकार का हिसाब किताब इससे कैसे बिगड़ेगा? जब उर्वरक का आयात महंगा होगा तो सरकार का सब्सिडी बिल बढ़ जाएगा, जिससे उसके खजाने पर थोड़ा दबाव पड़ेगा। लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये एक प्रबंधनीय चुनौती है। इससे देश का पूरा राजकोषीय गणित बिगड़ने की उम्मीद नहीं है। सब कुछ सुनने के बाद मैं आखिरी सवाल पर आती हूँ। एक यूपीएससी एस्पिरेंट या एक आम नागरिक को आखिर क्या सोचना चाहिए? क्या ये 90 का आंकड़ा देकर घबराने वाली बात है, या फिर ऑल इज वेल मानकर बैठ जाना चाहिए? हाँ, ना तो घबराने की जरूरत है और ना ही पूरी तरह से निश्चिंत होने की। हर बार जब रुपया एक नया निचला स्तर छूता है तो हेडलाइंस में एक तरह का अलार्म बजना स्वाभाविक है, लेकिन हमें हमेशा संदर्भ को देखना चाहिए। संदर्भ से आपका क्या मतलब है? क्या दूसरे देशों की तुलना में हम ज्यादा बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं? यही सबसे जरूरी बात है। हो सकता है कि पिछले 3 महीनों में रुपया दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक हो। हाँ। लेकिन अगर हम तस्वीर को थोड़ा बड़ा करें और पिछले 2 साल का आंकड़ा देखें तो तुर्की, अर्जेंटीना या ब्राजील जैसी ज्यादातर उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं डॉलर के मुकाबले रुपए से कहीं ज्यादा गिरी हैं। अच्छा, तो हम अकेले नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस हालिया गिरावट से पहले लगभग 1 साल तक रुपया चट्टान की तरह स्थिर था। तो अगर गिरावट का 90 का लेवल चिंता की बात नहीं है तो फिर असली चिंता क्या है? असली चिंता गिरावट के लेवल से ज्यादा उसकी अस्थिरता यानी वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी। जी, जब मुद्रा बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है तो एक एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के लिए अपने बिजनेस की प्लानिंग करना नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कल रेट क्या होगा। कि अगले 3 महीने में एक्सचेंज रेट क्या हो सकता है, ताकि वो अपने सौदे कर सकें। उन्हें स्थिरता चाहिए होती है, चाहे लेवल 88 हो या 92। तो ये अस्थिरता व्यापार के लिए असली बाधा बनती है। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब हमें हेडलाइंस में रुपए के 90 पार जाने वाले आंकड़े से ज्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो कितनी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। स्थिरता ज्यादा जरूरी है, लेवल नहीं। बिल्कुल, आपने एकदम सही सार निकाला है। और जैसा हमने पहले बात की, आरबीआई का लक्ष्य भी यही है। वो रुपए को किसी लेवल पर बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। वो बस ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि गिरावट व्यवस्थित हो। हाँ, अचानक और भगदड़ वाली ना हो। वो बाजार को एक तरह का मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आज की इस पूरी तहकीकात का सार निकालें तो 1. रुपए की गिरावट के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। व्यापार घाटे जैसे फंडामेंटल्स भी और अमेरिका से ट्रेड डील में देरी जैसे सेंटिमेंट्स भी। 2. ये भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक कमजोरी का संकेत कतई नहीं है। जी, जीडीपी ग्रोथ जैसे हमारे अंदरूनी इंजन अभी भी मजबूती से चल रहे हैं। 3. ये एक ऐसी स्थिति है जहां किसी का फायदा है तो किसी का नुकसान। निर्यातकों, खासकर आईटी सेक्टर के लिए फायदेमंद, लेकिन आयातों के लिए नुकसानदेह। और महंगाई पर इसका असर मामूली रहने की उम्मीद है। जी। और 4. ये अलार्म बजाने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन इसकी अस्थिरता बिजनेस के लिए एक चुनौती जरूर है, जिसे आरबीआई मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। इस विश्लेषण में ये बात सामने आई कि गिरता रुपया अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने में हमारे निर्यातकों की मदद कर सकता है। तो क्या भविष्य में, जहां पूरी दुनिया में संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, रुपए के मूल्य को लेकर एक तरह की सौम्य उपेक्षा यानी बिनाइन निग्लेक्ट की नीति भारत की व्यापार नीति का एक अघोषित हिस्सा बन सकती है? वाह, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। वाकई ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से चर्चा के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें
और इस विषय पर आपकी कोई जिज्ञासा या सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।